गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए पुनः हम एक नई ऊर्जा के साथ आज हम पढ़ते हैं क्या, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा यानी कि ताकत, बल, जिससे कि मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ और आप क्लास में पढ़ रहे हैं। प्रत्येक कार्य को करने के लिए ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। चलिए अब देखिए ऊर्जा के स्रोत क्या हैं। ऊर्जा के स्रोत वर्तमान जो भारत का या जो हमारे पृथ्वी का जो परिदृश्य चल रहा है उसमें यह देखने को मिल रहा है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं, जैसे कि हम किसी भी प्रकार की बचत नहीं कर रहे हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत क्या हैं, पहले हम इनके बारे में जानते हैं। और ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत कौन कौन क्या क्या आता है और गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए गैर परंपरागत, परंपरागत क्या होता है बताइए आप। परंपरागत होता है जैसे किसी भी परंपरा के अनुसार चले आना। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं, बाकी इसका परंपरा से कोई मतलब नहीं है, ये तो एक शब्द है जो कि आपको ऊर्जा को समझाने के लिए यूज हुआ है। तो परंपरागत स्रोत क्या है, जैसे कि मान लीजिए पुराने ज़माने में एक लिंग रूढ़िबद्धता थी कि लड़कियां सिर्फ घर के कामों के लिए होती हैं, चूल्हा चौका या बर्तन धुलना, खाना बनाना, कपड़ा धुलना, इसी काम के लिए, या क्या था, एक पुरानी परंपरा थी। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, लोगों ने इसको तोड़ा, यानी परंपराओं को लोगों ने तोड़ा। आज लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों के बराबर खड़ी हैं। तो इस तरह अगर कोई चीज़ परंपरा के अनुसार, जैसे मान लीजिए उस ज़माने की लड़कियां जो काम करती थी, क्या आज के ज़माने की लड़कियों को भी वही करना था? नहीं, लोगों ने क्या किया, परंपराओं को तोड़ा। तो जब परंपराओं को तोड़ा तो क्या परंपराएँ अच्छी हैं? हाँ, संस्कृति संस्कार अच्छे हैं, लेकिन परंपराएँ, रूढ़िबद्धता को जो परंपरा बढ़ावा दे, जैसे कि लोग कह दें कि किसी महिला का या किसी महिला का मान लीजिए पति मर गया, तो लोग कहते हैं कि ये यहाँ नहीं जाना चाहिए, इसको इसके सामने पड़ जाने से अशुभ होता है। तो इस तरह के जो फालतू की रूढ़िबद्धताएँ हैं, रूढ़िबद्धता है, इससे हमको क्या होना होगा, निकलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आप समझिए कि ये क्या है। तो जो परंपरागत स्रोत होंगे, आप दिमाग लगाइए, वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं होंगे। यानी कि जो परंपराओं, जैसे मान लीजिए पिछले ज़माने में, पहले के प्राचीन काल में लड़कियां घर पे खाना बनाती थी, तो आज के ज़माने में अनुकूल नहीं है। तो इसी से आप कनेक्ट करिए, कैसे आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो ऊर्जा, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा गया कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, तो मैं 2-3 पॉइंट दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कि इसमें क्या सही है क्या सही नहीं है। तो आप यह ध्यान लगाइए कि जो परंपराएँ होती हैं वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं होती हैं, और जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपका क्या हो गया कि इनका पुनरुपयोग, परंपराओं का पुनः उपयोग नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए कि उस ज़माने की लड़कियाँ खाना ही बनाती थी, बाहर नहीं निकल के नौकरी नहीं करती थी, तो क्या ऐसा है, ऐसा अब वो चीज़ वापस आ सकती है? नहीं आ सकती। तो इसका मतलब यह है कि इसका पुनरुपयोग नहीं किया जा सकता। परंतु गैर परंपरागत मतलब आज की डिजिटल युग में जिस तरह से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, या क्या है, इसका मतलब यह है कि इसका पुनरुपयोग किया जा सकता है। अब आपको किसी एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है। अब आप इतना समझिए गैर परंपरागत क्या है और परंपरागत स्रोत क्या है। तो जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं, पर्यावरण के हितैषी होते हैं, इनका पुनरुपयोग किया जा सकता है, भविष्यगामी होते हैं, यानी भविष्य में भी ये रहेंगे। पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन परंपरागत स्रोत जो हैं उनके बारे में क्या कहा जाएगा, उनको यह है कि पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, भविष्य में नहीं रहेंगे, पर्यावरण के अनुकूल नहीं होंगे, और अगर उचित मात्रा में इनका उपयोग न किया गया तो यह भविष्य में समाप्त भी हो सकते हैं। अब आपको यह समझना है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत में अंतर आप समझ गए। अंतर क्या समझे आप कि परंपरागत स्रोत क्या है, पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। अब देखिए इसमें पहले आप हम समझते हैं गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से। सौर ऊर्जा। अब बताइए, आपने देखा होगा कि आज इस समय विद्युत उत्पादन के लिए लोग अपने घरों पे बड़े बड़े सोलर पैनल लगाते हैं। तो सोलर पैनल क्या करता है, सूर्य के ताप को अपने ऑब्जर्व करके क्या करता है, आपको विद्युत प्रदान करता है। तो क्या सूर्य समाप्त हो जाएगा? नहीं, सूर्य समाप्त नहीं होगा। सूर्य जब तक पृथ्वी रहेगी, चिरकाल तक पृथ्वी पर रहेगा। इसलिए क्या है, ये भविष्यगामी है। सौर ऊर्जा आपकी हमेशा आपको मिलती रहेगी। पवन ऊर्जा, पवन यानी हवा, बिना हवा के हम आप जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो इसका मतलब यह भी है कि यह भी क्या है, यह भी चिरकाल तक रहेगा। उसके बाद परमाणु ऊर्जा, भूतापीय यानी पृथ्वी के अंदर से जो ऊर्जा आपको मिलती है। ज्वारी, जो ज्वार आते हैं, ज्वार के माध्यम से जो आपको ऊर्जा मिलती है वो होता है ज्वारीय ऊर्जा और वायु गैस। तो ये सब क्या है, गैर परंपरागत स्रोत हैं। अब एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं,
तो इसमें से दिया जाता है। आपको यह दिमाग लगाना है कि इसमें सब में हर शब्द के अंत में ऊर्जा ज़रूर रहेगा। एक ट्रिक है ये कि जब जहाँ पर गैर परंपरागत रहेगा आपको दिमाग लगाना है कि परंपराएं अगर रूढ़िवादी सोच को लिए हुए हैं तो कभी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए आपको यह दिमाग लगाना है, गैर परंपरागत मतलब डिजिटल युग, हम आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ना क्या है, जो चीज़ हमको भविष्य में, यानी आप दिमाग लगाइए, सूर्य, मैम ने बताया था सूर्य कभी ख़त्म नहीं होगा। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ये सब क्या हैं, ये सब हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। और इसमें एक बायोगैस है जिसके अंत में ऊर्जा नहीं है, बाकी इन सारी चीज़ों के अंत में क्या लगा हुआ है, ऊर्जा लगी हुई है। यह आपके क्या है, गैर परंपरागत स्रोत हैं। ये प्रत्येक वर्ष सीटेट पूछता है और लगातार, और सिर्फ यही पूछता है कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो आपको यह समझ में आ गया कि गैर परंपरागत क्या है, इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, भविष्य में भी ये रहेंगे। लेकिन परंपरागत स्रोत में आपको यह ध्यान रखना है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। कोयला क्या सूर्य से प्राप्त होता है? नहीं। आपको बता दें, पौधों और जंतु करोड़ों वर्ष पहले, जैसे कि कोई तबाही आई या करोड़ों वर्ष पहले का मतलब तो बस एक अनुमान लगाया जा सकता है या लगभग बोला जा सकता है। करोड़ों वर्ष पहले हम तो थे नहीं, सिर्फ रिसर्च के अकॉर्डिंग जो हम बता रहे हैं, जो हमने किताबों में पढ़ा है, वो यही है कि जो पौधे और जंतु किसी भूकंप, ज्वालामुखी, किसी भी कारणवश कोई ऐसी आपदा आई कि बहुत सारी चीज़ें क्या हुई, धरती के अंदर समा गई। तो जब वो धरती के अंदर समा गई तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ताप और दाब के कारण क्या हुआ, वो किस में परिवर्तित हो गई, वह परिवर्तित हो गई कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत। अब बताइए, भविष्य में समाप्त हो सकते हैं? बिल्कुल समाप्त हो सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, मनुष्य, पौधे, पेड़, जंतु, उसको क्या करेंगे, मार के पृथ्वी के अंदर डालेंगे, फिर उससे क्या बनाएंगे, पेट्रोलियम? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि भविष्य में ये समाप्त हो सकते हैं। इसीलिए पेट्रोलियम पता ही है आपको, आप स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, पेट्रोल, डीजल, सब क्या है, पेट्रोलियम है। प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, कोयला। यानी कि अगर हम समय रहते इनका सुनियोजित ढंग से और बचत करके उपयोग नहीं करेंगे तो ये भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। तो कुल मिला के आपके ये ऊर्जा के स्रोत हैं, जो कि ऊर्जा के स्रोत दो होते हैं, गैर परंपरागत और परंपरागत। तो परंपरागत में क्या आएगा, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस। और गैर परंपरागत के अंतर्गत क्या आएगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस। बायोगैस कभी कभी पूछ लेता है कि बायोगैस किन चीज़ों का मिश्रण है। तो बायोगैस जो होता है वो आपका मीथेन प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है बायोगैस। बायोगैस का प्रयोग क्या किया जाता है, बायोगैस का प्रयोग किया जाता है खाना बनाने में। किसमें, खाना बनाने में, रसोई में खाना बनाने में ईंधन के रूप में बायोगैस का प्रयोग किया जाता है। यह आपका एक टॉपिक आज समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे कृषि के बारे में हम जानें, कृषि की क्रांतियाँ, कृषि में कल्चर, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, इसके बारे में हम 2-3 क्लास लेंगे। उसके बाद भारत का परिचय है और संस्कृति विविधता, भारत में हमारे किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, किस राज्य में कितनी विविधता है, इसके बारे में हम जानेंगे। 3-4 क्लास में आपका ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे हिस्ट्री की ओर। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, वीडियो को देखिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं भी पढ़ाने में थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ा सकूं। धन्यवाद।